नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। ब्रज ई अखबार पर इस समय हम बातचीत कर रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता पंडित योगेश द्विवेदी से। विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं और राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन को अगर हम देखें तो वो अपेक्षित सफलता हाथ नहीं लगी है जिसकी आमतौर पर चर्चा हो रही थी। खास तौर से अगर मथुरा की बात करें तो पिछली बार मथुरा में भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटें जीती थी और इस समय तमाम विरोधाभासी चर्चाओं के बावजूद भाजपा 5 की 5 सीटें जीतने में कामयाब हो गई है। तो इन सब परिणामों को लेकर के हम बातचीत करेंगे योगेश जी से। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। परिणाम आ गया है, अपेक्षाओं के अनुसार तो आपको नहीं लगता होगा कि ये आप लोगों को खुशी देने वाला परिणाम है? जी जी नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सबसे पहले मैं चुनावी चर्चा को अगर स्टार्ट करूं तो उससे पहले आज आपका जन्मदिन है। मैं आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और निश्चित तौर पर जो परिणाम आए हैं वो परिणाम हम लोगों ने जो सोचे थे उस हिसाब से तो नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी प्रयास एक गठबंधन का बहुत अच्छा था और उस गठबंधन के प्रयास के अनुकूलता को अगर देखकर चलें तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उसमें नुकसान हुआ है और गठबंधन को उसमें फ़ायदा हुआ है। हम सरकार बनाने के लिए थे, लेकिन ठीक है, सरकार नहीं बना पाए, लेकिन बहुत अच्छे मजबूत विपक्ष के रूप में हम सदन के अंदर बैठे हैं। मजबूत विपक्ष के तौर पर बैठने की बात अब कर रहे हैं जब ये परिणाम सामने आ चुका है, नहीं तो इससे पहले तो आप लोगों की दावेदारी सरकार बनाने की ही थी। माहौल भी लगभग उसी जैसा खड़ा कर लिया था। तमाम ऐसे बिंदुओं को आप लोग बहुत तेजी से पुशअप कर रहे थे जिसे भाजपा के विरोध के तौर पर देखा जाए, लेकिन आखिर कहाँ चला गया वो विरोध, कहाँ हवा हो गया? देखिए, सीटों की गिनती को लेकर के बात मत करिए, ऐसे में तो आपको अपनी पीठ थपथपाने का मौका मिल जाएगा कि साहब उनको हम 325 से यहाँ ले आए, हम 46 से वहाँ पहुँच गए। ये सब चीज़ें आपको खुद को संतोष देने के लिए होंगी, लेकिन लड़ाई सरकार बनाने की थी, उसमें तो आप लोग नाकामयाब रहे। आखिर वो सारे विरोध जिन चीज़ों को आप हवा दे रहे थे वो गए कहाँ? वो कौन सी ऐसी अदृश्य जनतांत्रिक जनता की शक्ति थी जिसने आपके सारे विरोधी मुद्दों को धराशायी कर दिया? नहीं, देखिए, मुद्दों को उठाने का लोकतांत्रिक अधिकार सब लोगों को है अनूप जी, और हम लोगों ने भी जनता के ही मुद्दों को उठाया, जनता के बीच में जाके हमने जनता की भावनाओं को बीच में रखा। लेकिन जिस तरीके से सरकार बनाने की अगर बात कहें तो पश्चिम बंगाल के अंदर में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत तरीके से सरकार बनाने के लिए ही वहाँ गई थी, और जब वो सरकार नहीं बना पाई तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, सर कोई बात नहीं है, हमारी 3 सीटें थी, हम 3 से 73 पर आ गए। लेकिन सर वही स्थिति हमारी भी है। ये बात आपकी बिल्कुल 100% सही बात है कि हमारी प्रेजेंटेशन 1000% यूपी में सरकार बनाने की थी, लेकिन हम सरकार नहीं बना पाए। लेकिन अगर वो बंगाल में 3 से 73 पर आ गए तो हम 54 से सर 128 पर आ गए। तो फिर हर चीज में उन्हीं को कॉपी करिए ना। नहीं, आप अगर अपने जवाबों को वहां के परिणामों से और उन परिणामों के आधार पर भाजपा प्रवक्ताओं के या भाजपा की बड़ी लीडरशिप द्वारा दिए गए जवाबों के अनुसार आप अपना तौलना शुरू करेंगे तो फिर ऐसे क्या क्या तौल पाएंगे? नहीं, बिल्कुल आपकी इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन अब चूंकि परिणाम आ चुका है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को शुभकामनाएं देता हूं कि वो दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन अब इस पर चिंतन होगा कि आखिर कहाँ कमियां रह गई, पब्लिक ने हम लोगों को कहाँ पर हमारे भरोसे को समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन निश्चित तौर पर यह है कि हम लोगों ने उन सब बिंदुओं को हटाया जिन बिंदुओं से भारतीय जनता पार्टी से जनता परेशान थी, चाहे वो कोविड पीरियड की बात हो, चाहे वो उसके कोरोना काल के परेशान होने के बाद भी योगेश भाई फिर भी सरकार बनाने का दूसरा अवसर दे देती है। लगभग 3 दशक के बाद ये उत्तर प्रदेश में हुआ है कि लगातार रिपीटेडली दूसरी सरकार। ये एक बड़ा मिथक टूटा है कि नोएडा जाने के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहता, यहाँ तो दोबारा बाबा जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो इन सारी जगह पर जाकर के आप लोग अपना आकलन कहाँ कर रहे हैं? कोई मंथन, कोई चिंतन शुरू हो पाया? आप एक ऐसी पार्टी के सामने अभी चुनाव लड़े हैं या आगे भविष्य में आपको एक ऐसी पार्टी से चुनाव लड़ना है जिसके बारे में ये मशहूर है कि जहां चुनाव परिणाम घोषित होता है उसके बाद वो उसी प्रदेश में अगले चुनाव की तैयारियों में जुट जाते हैं? मैं इस बात के लिए आपसे एकदम सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव खत्म करने के बाद, जैसे कि अब 2023 में गुजरात का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, तो वो अपनी चुनावों की तैयारियों में लग गए हैं। मैं ये बात आपकी बिल्कुल मानता हूं, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी उनकी वहां पर सरकारें हैं और एक साल कोई बहुत टाइम नहीं होता, क्योंकि अभी नवंबर में नगर निगम का चुनाव आएगा। निगम के चुनाव से जैसे फ्री हो जाएंगे तो ये 3 स्टेटों के चुनाव आ जाएंगे। तो तैयारियों में हम लोगों को ये बात सही है कि हम लोग तैयारी थोड़ा लेट कर पाते हैं और ये तैयारियां एक चुनाव जीत के दूसरे में लग जाते हैं। आप लेट करते हैं सर जी। आप लोगों को तो जिस दिन नामांकन होना है उस दिनों तक की तो आप लोगों के यहाँ प्रत्याशियों की घोषणाएं हुई।
आपके यहाँ जिस दिन नाम वापसी का आखिरी दिन है उस समय तो जाके आप पर्चे रद्द करवा रहे थे, आपने इसका खामियाजा मार्ट में भुगता। जिस लड़ाई की उम्मीद मार्ट में सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर संजय लाठर से की जा रही थी, वो तो वहां पूरी तरह से परास्त नजर आए। आप ये देखिए कि जाकर के जहां छाता विधानसभा में इस प्रकार के कयास लग रहे थे कि अब की बार ठाकुर तेजपाल सिंह जी बाजी मार सकते हैं, वहां जाकर के वो भी धराशायी हो गए। प्रीतम सिंह जी को लेकर के आप लोगों ने बहुत सारे ख्याली पुलाव पका लिए, लेकिन प्रीतम सिंह जी भले ही दूसरे स्थान पर आ गए किंतु वो विजय के आसपास नहीं पहुंच पाए। फिर आखिर कहा बलदेव को लेकर के पूरे प्रदेश में यह माना जा रहा था कि सपा रालोद गठबंधन की एक सीट तो शायद मथुरा जनपद की विधानसभा है, बलदेव वहां से आ जाएगी, वहां से आप लोग परास्त हो गए। क्या किया क्या सर आप लोगों ने? नहीं, बिल्कुल सिलेक्शन, समय पे मैनेजमेंट, सही समय पर सही बात को कह पाना, लोगों के दिलों पर जाकर के अपनी बात को सही तरह से पहुंचा पाना, इस सब में नाकामयाब नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मैं इस वजह से पूछ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। शायद सिलेक्शन और कलेक्शन इन दोनों चीजों के अंदर में हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मैं बिल्कुल आपकी बात को राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर काटना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जब गलतियाँ होती हैं तो गलतियों को स्वीकार भी करना चाहिए। हम गलतियों पे बहस करते रहे, हम गलतियों पे उल्टे सीधे जवाब देते रहे तो उससे कुछ नहीं है, पब्लिक को मालूम है। लेकिन अगर मैं अपनी गलती को स्वीकार कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, तो जनता को ये लगेगा कि नहीं, राष्ट्रीय प्रवक्ता योगेश द्विवेदी ने अपनी गलती को स्वीकार किया। तो हमारे सिलेक्शन में, हमारे कलेक्शन में कई गलतियाँ हुई हैं और उन गलतियों पर अब हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी की जो बैठक होगी, अब उस बैठक में हम इस पर करेंगे कि आगे ऐसी कोई गलतियां ना हो। और मार्ट को लेकर के बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं कि मार्ट के अंदर में नॉमिनेशन तक जो विवाद चलता रहा उसका शायद हमें नुकसान छाता में देखने को मिला और उसका नुकसान शायद हमें बलदेव में भी देखने को मिला। और गोवर्धन में, चूंकि देखिए गोवर्धन के अंदर में एक बार बहुजन समाज पार्टी जीत चुकी है, गोवर्धन के अंदर में एक बार भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए थे। गोवर्धन के अंदर में हम लोग बहुत अच्छी मजबूती की स्थिति में थे। चौधरी प्रीतम सिंह जी ने बहुत अच्छा मजबूत चुनाव लड़ा, इसमें नो डाउट। वो प्रत्याशी बहुत अच्छे थे, बहुत सज्जन थे, पब्लिक ने एक्सेप्ट किया। लेकिन अब परिणाम देखिए, कारिंदा सिंह जी जब इलेक्शन लड़े तब वोट उनका आया था 95,000। इस बार हमें ऐसा लग रहा था कि हार जीत 85,000 के आसपास हो जाएगी, लेकिन गोवर्धन का वोट हो गया 1,01,19। तो वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ गया। उसके बाद में भी इतनी अच्छी लड़ाई। देखिए ये भी मैं आपको बता दूं कि प्रीतम जी के चुनाव लड़ने में आदरणीय जैन जी जब लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो वहां से 42,000 वोट आला था। कुमार नरेंद्र सिंह जी जब चुनाव लड़े थे तो उनको 44,000 वोट मिला था। लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो वोट वहां से 41,000 मिला था। लेकिन इन तीनों के बाद में भी प्रीतम जी ने वहां चुनाव बहुत अच्छा लड़ा और जिसकी वोट ऑफ संख्या बहुत अच्छी निकल के आई है। लेकिन परिणाम हमारे अनुकूल नहीं रहे हैं। लेकिन मैं बिल्कुल मानता हूं कि बलदेव और मार्ट को लेकर के जो थोड़ी स्थिति रही उसका हमें मथुरा जनपद में खामियाजा उठाना पड़ा है। लग रहा है कि अब ये विचार करने का वक्त है, क्योंकि 2024 भी दूर नहीं है। इस समय जब उत्तर प्रदेश का ऐसा परिणाम आ गया है और इसी परिणाम के बाद ठीक शाम के वक्त पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पे ये कहते हैं कि 2022 का यूपी का चुनाव 2024 में हमें बहुत सारे संकेत दे गया है और बहुत आसान कर गया है। तो 2024 के लिए अब बहुत सारा मंथन करने की जरूरत है। बिल्कुल 2024 के लिए मंथन भी होगा और 2024 के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा गठबंधन तय होगा। और 2024 में देखिए जो गलतियां होती हैं उन गलतियां और खामियों से ही लोग सीखते हैं। आपके ऊपर ये भी अभी बहुत जल्दी आरोप लग सकता है कि जितना लाभ आप गठबंधन का एक सीरियस पार्टनर होने के साथ तौर पर समाजवादी पार्टी को दे सकते थे, अखिलेश यादव को दे सकते थे, वो आप लोग नहीं दे पाए। आप लोगों का वोट उनकी तरफ नहीं गया। इसका उदाहरण आप देखिए कि जहां प्योर आप लोगों का जो कोर एरिया है, राष्ट्रीय लोकदल के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, इतना बड़ा किसान आंदोलन, इतना बड़ा विरोधाभासी माहौल, इतने सारे नेताओं के अंदर घुसने पर रोक, इतना सारा पत्थरबाजी, नारेबाजी, तोड़फोड़, मारपीट, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो कोर वोटर है राष्ट्रीय लोकदल का जो माना जाता है, यानी कि जाट बिरादरी, उसका फिर भी वोट ले जाती है और आप लोग उसमें से अपना वो पूरा हिस्सा नहीं ले पाते। तो इसका मतलब आप लोग एक सही पार्टनर की भूमिका नहीं अदा कर पाए समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव। ऐसा नहीं है सर, गठबंधन बहुत अच्छा हुआ, गठबंधन की नीतियां बहुत अच्छी हुई, गठबंधन को लेकर तैयारियां बहुत अच्छी थी। लेकिन मैंने एक बात कही ना आपसे कि हम जब पब्लिक में जाते हैं और पब्लिक के बीच में अपनी प्रेजेंटेशन को रखते हैं, अपने बात को रखते हैं, अपने जज्बे को रखते हैं, तो तय पब्लिक को करना है। अब मैं मार्ट में आप अपना वोट नहीं संभाल पाए। अपना वोट से मतलब समझते हैं ना सर, हर एक के पास अपना एक वोट बैंक होता है। इसको कहने में कोई संकोच नहीं है, जब ये है तो इसमें मैं और आप कुछ कर नहीं सकते। राष्ट्रीय लोकदल के पास जाटों का, जाट बिरादरी का बड़ा वोट बैंक माना जाता है। मार्ट में कहां रख पाए आप? जाकर के कहा जा रहा है, आकलन भी सामने है, बूथों के सारे रिजल्ट आपके सामने, आप उसकी स्टडी कर लीजिए। कहा जा रहा है कि वो भाजपा प्रत्याशी राजेश चौधरी की तरफ शिफ्ट कर गया। आप मिनी छपरौली, मिनी बागपत
यानी कि बलदेव वहां जाकर के आपका प्रत्याशी हारता है, वो कॉम्बिनेशन, जबकि वहां पर दलित प्रत्याशी आपकी थी क्योंकि वो सुरक्षित सीट है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन आप बनाने में नाकामयाब रहे। नहीं, मैंने बिल्कुल आपकी बात में मैंने इसीलिए अपनी गलती को स्वीकार करते कहा ना, राष्ट्रीय लोकदल ने अपना वोट खोया है। नहीं, मैंने वही कहा ना कि शायद पहले भी खोया था, लेकिन इस बार संकेत मिल रहा था कि चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर का आंदोलन हो या अन्य प्रकार के माहौल, अब की बार राष्ट्रीय लोकदल अपने वोट को वापस ले आएगी। 2014 में आपने खोया, 2017 में आपने खोया, 2019 में भी खोया, लेकिन 2022 तक उसे वापस नहीं ला पाए, जबकि इतना बड़ा माहौल बना चुके थे। नहीं, देखिए मैंने आपसे कहा ना, सिलेक्शन और कलेक्शन में कहीं गलतियां हुई। उस गलती का खामियाजा तो आपने अखिलेश जी को भुगतवा दिया। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है सर। सभी जगह देखिए, जो हमारी सीट ऑफ काउंटिंग है, अगर हम ये कहें कि हमारी 8 उनकी 111, नहीं, हमारा गठबंधन जीता है सर। देखिए, गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी का भी था सर। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तो उस पर अनुप्रिया पटेल का भी योगदान है, उसमें आज संजय निषाद का भी योगदान है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कोर ये तो नहीं कह सकती कि मैंने अपने दम पर सरकार बनाई है। भारतीय जनता पार्टी की भी छोटे छोटे 5 स्टेट 5 उससे दरों से गठबंधन था, तो ऐसे ही हमारा भी गठबंधन था। लेकिन उस गठबंधन में अगर कुछ कमियां हुई हैं तो उनको सुधारने का समय है, लेकिन गठबंधन बहुत मजबूत था और हमने हर वर्ग को, हर धर्म को, हर समाज को छूने की कोशिश की, सम्मान देने की कोशिश की, कामयाब नहीं हो सके। लेकिन ठीक है, मैंने कहा ना सर, कामयाब, देखिए जनता ने जो जनमत दिया है उस जनमत को स्वीकार करना चाहिए। एक बात और जल्दी से बता दीजिए चलते चलते, बस इंटरव्यू के आखिरी दौर में, आप अभी इसी चुनाव के दौरान ही राष्ट्रीय लोकदल का आपने चयन किया कि मुझे इस पार्टी के संग जुड़ना चाहिए। आप बसपा में लंबे समय से रहे, वहाँ की नीतियों से आप नाराज थे और लगता है कि शायद आपने सही समय पर सही निर्णय लिया, क्योंकि बसपा की दुर्गति इस वाले चुनाव में सबने देख ली है। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल भी उतना अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई है। आपकी हालांकि चुनाव लड़ने की चर्चाएं भी थी, लेकिन पार्टी आलाकमान ने जो निर्णय लिया उसे आपने बहुत शिरोधार्य माना, उसे सम्मान किया। अभी आपकी आगे की राजनीति, ये मैं व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा हूँ, पंडित योगेश द्विवेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय लोकदल, क्या उनकी आगे की राजनीति राष्ट्रीय लोकदल के संग ही चलने वाली है? हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं राष्ट्रीय लोकदल के साथ में ही खड़ा हुआ हूँ। और आपने जिस तरीके से कहा बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की, तो सर बहुजन समाज पार्टी 4 बार सरकार बना चुकी है, उनकी 4 बार मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं, उसके बाद में भी उनका परिणाम 0 है। लेकिन हमारे चुनाव लड़ने के टाइम पर हम 0 थे, लेकिन हम 0 से 8 पर हैं। आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर हम गठबंधन से हटके बात करें, कांग्रेस से अच्छी प्रेजेंटेशन हमारी है, बसपा से प्रेजेंटेशन अच्छी हमारी है, भारतीय जनता पार्टी के 4 दल जो छोटे छोटे, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, उनसे अच्छी प्रेजेंटेशन हमारी है। तो राष्ट्रीय लोकदल को सर ऐसा डिनाई नहीं कर सकते कि उन्होंने बहुत गंदा प्रदर्शन कर दिया, ऐसा नहीं है। हमारी सीटें आई हैं, लेकिन ठीक है, जनता ने जनमत नहीं दिया, हम जनता के बीच में फिर जाएंगे। जनता तो सर एक भगवान का मंदिर है, जैसे हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाकर के भगवान एक बार में ही प्रार्थना स्वीकार नहीं कर लेते हैं, लेकिन मंदिर में बार बार जाते हैं तो बिहारी जी भी कहते हैं यार कई बार से आ रहा है, चलो ठीक है इसको थोड़ा प्रसाद दो। तो जनता भी सर मंदिर है, मंदिर में जाएंगे, दोबारा 24 में जाएंगे, जनता को फिर समझाएंगे, जनता फिर भगवान रूपी है, फिर आशीर्वाद देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत के लिए, और बहुत ही अच्छे दिलचस्प अंदाज में आपने इस बातचीत का अंत किया है कि जनता रूपी मंदिर में बार बार जाते रहेंगे, ढोक लगाते रहेंगे, कभी तो लहर किनारे पे टकराएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी हमसे बातचीत के लिए। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता पंडित योगेश द्विवेदी। चुनाव में जो परिणाम आया है उसे साफ तौर पर वो स्वीकार करते हैं, जनमत का सम्मान करते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि वास्तव में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इसके बाद वो कहते हैं कि अब चिंतन और मंथन का वक्त है, क्योंकि 2024 भी दूर नहीं है और इसके साथ साथ नगर निगम या नगर पालिकाओं के चुनाव का भी समय नजदीक आ रहा है। एक बड़ी बात उन्होंने कही है, अगर हम मथुरा की बात करें तो 5 विधानसभाओं में 2 विधानसभा ऐसी थी जहां पर काफी हद तक ये संकेत मिल रहा था, जिस तरीके के आकलन लोग लगातार करते हैं, तो इस प्रकार का संकेत था कि बलदेव और छाता विधानसभा संभवतः राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन की झोली में जा सकती है, लेकिन दोनों जगह से ही उनके प्रत्याशी पराजित हुए। ऐसे में जब हम उनसे सवाल करते हैं तो उनका ये कहना है, उनका ये बयान है कि राष्ट्रीय लोकदल का संभवतः सिलेक्शन और कलेक्शन सही साबित नहीं हुआ, और इसमें वो खुल करके माठ विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार की गतिरोध और तकरार रही उसकी तरफ भी जाते हैं, और वो कहते हैं कि वहाँ की गतिरोध, वहाँ की तकरार, बलदेव में टिकट का बदला जाना, ये 5 विधानसभाओं पर असर डाल गया। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बन गई है। मजबूत विपक्ष के तौर पर संतोष उनको सिर्फ इसी बात का है कि हम कहाँ थे, कहाँ से चल के कहाँ आ गए हैं। एक मजबूत विपक्ष के तौर पर फिर से समाजवादी पार्टी गठबंधन विधानसभा में बैठने के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ संभवतः अब विपक्षी दलों की सबसे बड़ी तैयारी तो इसी बात पे होनी चाहिए कि 2024 में वो एक बार फिर से इस सियासी मैदान में उतरेंगे किस दम पर। ये थी हमारी खास बातचीत राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता पंडित योगेश द्विवेदी के साथ। हमसे हमेशा जुड़े रहिए, और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे
कि अगर आपने ब्रज ई अखबार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मेरे साथी सुनील शुक्ला के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार।